हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। पिछले 3-4 दिन की कोशिशों के बाद आज ये मुमकिन हो सका कि तेहरान से बराह रास्त बात की जाए। मैं मुसलसल कोशिश कर रहा था। वहां जाहिर है जंग के हालात में सिक्योरिटी की भी वजह होती है। इंटरनेट वगैरह जाहिर है हुकूमतें अपने तरीके से बंद करती हैं, चलाती हैं, और भी तकनीकी चीजें भी हो सकती हैं। इस वजह से इंटरनेट वहां पर अवेलेबल नहीं था। बहुत मुश्किल से आज हमारे साथ एक बार फिर जनाब अहमद अब्बास साहब हमारे साथ बात कर रहे हैं, जो ईरान रेडियो हिंदी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिम्मेदार हैं। उनकी कई वीडियो आपने अब से पहले भी पसंद किए हैं। उनके कई इंटरव्यू सौरभ कुमार शाही के साथ, अलग से भी उनकी सोलो वीडियोस भी आती हैं, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तेहरान से मैं ये जानना चाहूंगा कि वहां के एक तो ये जो जंग की सूरत हाल है, अवाम का मोरल कैसा है? क्योंकि हम तेल अवीव से, यरूशलेम से, हैफा से जो लोगों में खौफ, हिरास और जो तहखानों में, जो शेल्टर्स में जाते हुए लोग मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, उनके मुकाबले तेहरान का क्या हाल है? ईरान के और बाकी शहरों का क्या हाल है? इसके अलावा ये जंग कितनी लंबी चल सकती है? कैसी तैयारी है ईरान की? पूरी दुनिया देख रही है। और एक बहुत ही अजीब खबर है कि ट्रंप साहब से जब पूछा गया कि आप इस जंग में क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इजराइल जीत रहा है और जीतने वाले को जंग बंद कराना जरा मुश्किल होता है। क्या ऐसा है कि वो इजराइल को फंसा रहे हैं? और ये बात कह करके, चूंकि मगरिबी ताकतें अब से पहले अपने झूठ के जाल में कई बार फंस चुकी हैं। मैं और ज्यादा लंबी बात ना करके मैं सीधे तेहरान में मौजूद हमारे मेहमान अहमद अब्बास साहब से बात कर रहा हूं। अहमद अब्बास साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया और इंटरनेट के मुहैया होते ही हमें आपने इत्तला दी, और मैं इंतजार भी कर रहा था। उस रोज हम कोशिश कर रहे थे कि छोटी छोटी वीडियो ही बन के चाहे आ जाए, वो नहीं आ सकी तकनीकी वजह से। अब क्या सूरत हाल है? आज 9वां दिन है जंग शुरू हुए। आज क्या हालात हैं मुल्क के, शहर के? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? काफी साहब, सलामत से आपको, आपके ऑडियंस को। मैं सबसे पहले तो इंटरनेट की जो सूरत हाल उसके बारे में बताऊं। इंटरनेट का ये है कि चूंकि मेटा कंपनी है जो व्हाट्सएप और बाकी जो उसके प्लेटफॉर्म्स हैं चलाती है, मेटा कंपनी इजराइल के साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन कर रही थी और उसके साथ मदद कर रही थी असैसिनेशन की कोशिशों में, और यहाँ टारगेट्स को हिट करने में मदद कर रही थी। ये यहाँ की इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने एक अपील की लोगों से कि आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दें, ये एक बदमाशी कर रही है ये कंपनी। उसके बाद ईरान में एक लहर चल गई थी कि इसको अनइंस्टॉल किया जाए। ईरान का जो अपना इंटरनल इंटरनेट सर्विस है और एप्लीकेशन है, मैसेंजर एप्लीकेशन है भले, और वो पूरी तरह से काम कर रहे थे, लेकिन बाकी और इंटरनेट को वो कर दिया था, डाउन कर दिया गया था इस पर्पज से। तो हमारी जो शुरू में परेशानी आई और 3-4 दिन का ये गैप रहा और हम इंटरव्यू नहीं कर पाए, उसकी वजह ये रही। उसके बाद से हमने ये भी देखा कि जो ड्रोन हमले हो रहे थे इसराइल की तरफ से, वो काफी कम हो गए या फिर अपने सही से टारगेट को हिट भी नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद से ये चीज भी देखने में। बात करते हैं माहौल की। मैंने कल जुमे में नमाज जुमा जो हुई, तो इसका नाम रखा गया था एकजुटता की नमाज जुमा, हम बस्तगी की नमाज जुमा। तो उसमें यही सबसे मेन पॉइंट नजर आया। जैसे जवाद जरीफ साहब जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं यहाँ के, उन्होंने एक ट्वीट किया कि ये हमारा कारजार है, मार्का है, जंग है आज सॉलिडेरिटी की, एकजुटता बनाने की, और इसमें बढ़ चढ़ के हमें हिस्सा लेना है। ये हमने अलग अलग फ्रैक्शंस के लोगों को देखा कि वो पूरी तरह से एक प्लेटफॉर्म पे रहे, और यही मकसद भी था इसमें ऐलान करने का कि हम सब, जब एग्रेशन मुल्क के खिलाफ हो गया है, तो वो जो अलग अलग सियासी रुझान है वो सब अब बाद में। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि बैरूनी दुश्मन ने हम पे हमला कर दिया है, हम पूरी तरह से मिलके मुत्तहिद होके इसका सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। वो मुझे चीज नजर आ गई।
वो मुझे ये नजर आ रहा है कि इस वक्त पूरी तरह से सारी डिबेट्स किनारे, कि अमेरिका से बातचीत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीजें जो भी थी सब कहीं किनारे, सारे के सारे एक उस पे कि इसका मुकाबला करना है, और सिर्फ ये मुकाबला नहीं करना है, इसराइल को सजा दे, इसराइल को सजा देनी है, इतनी सजा देनी है कि वो अपने किए पर, अपनी हिमाकत पर पछताने पर मजबूर हो जाए। कल नमाज जुमा के बाद हमने देखा कि जुलूस निकले, और वो जुलूस बहुत बड़े पैमाने पर लोग उसमें शामिल हुए। अच्छा, जुलूस ये था आमतौर पे, चूंकि तेहरान सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा आबादी है यहाँ पर, लेकिन अभी पिछले दिनों में चूंकि लगातार सारे इदारे सब कुछ बंद हो गए थे, तो एक तादाद दूसरी जगहों पर जहाँ के ओरिजिनली वो हैं, जो आके जिसको मुहाजिर आबादी कहते हैं ईरान की, वो अपने शहरों में गए। लेकिन इसके बावजूद तेहरान में काफी बड़ी तादाद में हमें लोग नजर आए नमाज जुमा में, और नमाज जुमा के बाद जुलूसों में। फिर दूसरे शहरों में जो नमाज जुमा हुई, उसका भी यही देखने में आया कि बेपनाह मजमा था, उसमें लोग शामिल हुए और वो ऐलान किया। तो एक तो चीज ये हो गई, जज्बे का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनमें डर वर नाम की कोई चीज नहीं थी। इसराइल हालांकि हर जगह हमले कर रहा है, लेकिन सारे लोग सड़कों में निकले हुए थे, और अपना देर तक निकले, देर तक चला जुलूस, और उसके बाद जो है वापस गए। तो इस तरह का जज्बा है मामला। अच्छा, एक एक बात जो महसूस की गई, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी और जो ईरान के हमदर्द हैं वो भी, क्या ईरान ने अब से पहले के हमले को जिस तरह से इंटरसेप्टर्स के जरिए नाकाम किया था, हमें याद है कुछ हफ्तों पहले जब हुआ था, इस बार क्या हुआ कि क्या जो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का है वो एक्टिव नहीं था, और क्या हो गया कि इतने बड़े बड़े लोग अपनी फैमिलियों के साथ नॉर्मल घरों में थे जो शहीद कर दिए गए। आखिर क्या खुफिया एजेंसियां इतनी नाकाम क्यों रहीं? गलती कहां हुई ईरान से कि इतना बड़ा नुकसान पहले दिन हुआ? कि उसे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि लोग मुंतजिर हैं ईरान से इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। जो एयर डिफेंस की बात है, वो उसमें सूरत हाल ये रही कि जिस वक्त अटैक हुआ, इसराइल ने जब सुबह एकदम भोर में, तड़के, भी रात की थी बल्कि, रात के अटैक किया, उस वक्त ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम हैक हो गया, हैक कर लिया गया था। ये तैयारी पहले से इसराइल ने की, और ये सिस्टम करीब 8-9 घंटे हैक रहा। तो उसे रिवाइव करने में और उसको दोबारा एक्टिव करने में जो एक्सपर्ट्स की टीमें थी, वो तो उसी वक्त लग गई थी, और उन्होंने उसको रिवाइव किया। शाम होते होते वो पूरी तरह से एक्टिव हुआ। तो उसके बाद से भी रिटेलिएशन शुरू हो गया, और उसके बाद से ही आपने देखा कि फिर F-35 मार गिराए गए इसराइल के, और फिर ईरान ने उसके बाद रिटेलिएशन भी शुरू किया, यानी एयर डिफेंस भी पूरी तरह से एक्टिव हुआ। उसके अलावा साथ ही साथ जो है वो उन्होंने हमले किए। इसराइल का ये जो अपने कमांडर्स की जो बात है, ये एक्चुअली बड़ी अहम बात है, और ईरान में अवाम को ये तासुरात उनके ये है कि ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो कमांडर्स और खासतौर पे IRGC के लोग तो और भी ज्यादा, ये पब्लिक से बड़ा जुड़े रहते हैं। हम आपको एक बात बताएं, हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, हमारी पड़ोसी हैं, लेडी है, अभी रिटायर हुई है। आप ये समझिए कि ये इन कमांडर्स का नाम ले लेके हमको वो मिली, हम पूरी फैमिली के साथ जा रहे थे, मस्जिद की तरफ जा रहे थे। तो आप समझिए वो इस तरह से रो रही थी जैसे उनके कोई घर का फर्द जो है वो इसमें निशाना बन गया है। तो एक्चुअली वो लोग पब्लिक गैदरिंग्स में भी आते हैं, फिर वो तकरीरें भी करते हैं अलग अलग मौकों पे, तो इस तरह पब्लिक से बहुत जुड़े रहते हैं, जो चीज आमतौर पे दूसरी जगहों पर नहीं है। ये तो ये बहुत डाउन टर्फ टाइप के लोग होते हैं, बहुत ही खाकसारी उनमें रहती है एक। लेकिन ये है कि अच्छा, जहां तक सिक्योरिटी की बात है, उनके सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं, अच्छे इंतजाम रहते हैं कि यहाँ पे कोई अटैक इस तरह से ना कर दे, किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका इंतजाम किया जाता है। उनकी रहने की जगहों की भी हिफाजत होती है। लेकिन काजमी साहब, मसला ये है कि जब दो मुल्क एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो दुश्मनी निकालने का आमतौर पर एक तरीका होता है, एक अंदाज होता है। असैसिनेशन जो है वो इस तरह से कोई करता नहीं है। असैसिनेशन आमतौर पर ये दहशतगर्द तंजीमें इस तरह से करती है। इजराइल का जो रवैया है, देखिए, आप इंडिया पाकिस्तान की बात करें, वहां पर दुश्मनी है, पुरानी है, लेकिन इस तरह से कि असैसिनेट कर दिया, वहां के उसको मार दिया, वहां के फला कमांडर को इस तरह से टारगेट करके मार दिया, ये चीजें नहीं होती। लड़ाई होती है, ताकत दिखाई जाती है, ताकत दिखा के सामने वाले को पीछे हटने पर मजबूर किया जाता है, या जंगबंदी पे मजबूर किया जाता है। ये स्ट्रेटेजीज रहे।
इसराइल का स्टाइल बिल्कुल अलग है, ये कोई गैंग जैसे काम करता है, उस तरह से ये काम करता है। इसमें इसको लोग भी मिल जाते हैं। एक मैं यहाँ पर शायद इस पूरे, अभी जब से ये पूरा प्रकरण चल रहा है, ये बात शायद नहीं सामने आई, लेकिन एक जो दीन है बहाई, जो ईरान में जन्मा, और उसके बाद इसराइल का फुल प्रोटेक्शन उसे है। इसराइल से ये दीन बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, जी, इसराइल पूरी तरह सपोर्ट कर रहा हमारे यहाँ नई दिल्ली में बाकायदा एक है। जी पौधा, उसे उसे कमल का फूल या उस तरह से कमल के डिजाइन में बना है, बहाई जी टेम्पल बना जी हुआ है, जी जो जी जी जो बाकायदा एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर बनाया गया है। एग्जैक्टली। जी। तो इस दीन के लोग जो हैं वो इसराइल के एजेंट के तौर पे ईरान के अंदर काम करते हैं, और वो कई मरहलों में इनको पकड़ा गया है। लेकिन यह है कि जो पकड़ा जाता है उसके खिलाफ एक्शन होता है, लेकिन इनकी पूरी आबादी को ढूंढ के उसे खत्म किया जाए, उस तरह की कोई तहरीक और उस तरह का कोई इकदाम नहीं किया गया। लेकिन हर दफा इसराइल इन लोगों को यूज कर लेता है। और एक जो यहाँ 80s के दशक में, आपको याद होगा, जिस वक्त यहाँ पर एक जंग, यानी एक ग्रुप ऐसा था जो इस्लामिक रिपब्लिक नहीं चाह रहा था, चाह रहा था कि एक सेकुलर टाइप का एक सिस्टम आए। और उसके अलावा फिर उसने ये, उसके बाद फिर उसने हमले शुरू कर दिए। हमले में यहाँ के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, यहाँ के पार्लियामेंट स्पीकर को, जो जिसने मारा, MEK, जो मुजाहिदीन मुजाहिदीन खल्क मुजाहिदीन मुजाहिदीन खल्क जी। इनके इनके जो रिश्तेदार हैं जो उस वक्त मारे गए, ईरान की तरफ से कुछ उसमें मारे गए, फिर भाग गए, वो भाग के पेरिस में, अमेरिका वगैरह में इस वक्त हैं, अल्बानिया में भी गालिबन है। तो ये इनके इनके जो लिंक्स हैं ईरान के अंदर, चूंकि जाहिर ईरान का हिस्सा रह चुके हैं, वहां से इनको इसराइल को एजेंट्स मिल जाते हैं, काम करने वाले। तो इनका बड़ा रोल रहा कि इन्होंने कैसे जासूसी करवाई, बरसों से एक एक आदमी पर नजर रखना, ये करना, और उसके बाद जो है वो इस मौके पे उसे इस्तेमाल करना। तो ये सूरत हाल नहीं कि वो निशाना बने, और जी, उनका आपने जाहिर आपने उनको आपने नुकसान। आपने दो चीजें बताई कि एक तो बहाई, जो एक नया किस्म का मजहब तैयार किया गया जिसको इजराइल की पूरी सपोर्ट है, और मुजाहिदीन खल्क। मैं अपने दर्शकों को याद दिलाऊं, मैं सन 2000 में पहली बार इराक गया था, और इराकी हुकूमत के दावत पर ही गया था। दिल्ली में एम्बेसडर थे, उनसे मेरी मुलाकात थी। और जर्नलिस्ट को तो सब जगह ताल्लुकात रखने पड़ते हैं, खबर चाहिए। तो जब मैं बगदाद गया तो एक सेंट्रल बगदाद में तकरीबन एक इमारत जिसकी दीवारों की ऊंचाई कम से कम 30-30 फुट थी, वहां मुझे इराकी मेजबान ने बताया कि ये मुजाहिदीन खिल्क का हेडक्वार्टर है। और तकरीबन मुझे एहसास ऐसा हुआ जैसे नई दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी को बहुत प्रोमिनेंट जगह दी गई है, बहुत सिक्योरिटी दी गई है। तकरीबन उस तरह से मुजाहिदीन खल्क सद्दाम हुसैन की छत्र छाया में वहां से उस वक्त काम करता था। तो ये मुजाहिदीन खल्क के लोग हैं, जो अब बहुत सी गिरफ्तारियों की भी खबरें आ रही हैं, हम मुसलसल अपने दर्शकों को बताते रहते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जंग जो है, आपको क्या लगता है, क्या ईरान के इस्लामी इनकलाब के लीडर जो मरहूम आयतुल्लाह खुमैनी, उनका जो वो नजरिया था, और उसके बाद इस वक्त भी जो रहबर हैं, रहबर मुअज्जम, उनका भी नजरिया है, इजराइल इस इलाके में कैंसरस नासूर है, उसे खत्म होना चाहिए, और अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है, वो यहां से इस इलाके से भागना चाहिए। क्या अब ईरान को ये बेहतरीन मौका मिल गया है कि इन अपने मकासद को पूरा करने के लिए जितना तेजी से आगे बढ़ सके उतना बढ़ सके? क्या लगता है आपको, आप वहां एक लंबे अरसे से रह रहे हैं? इसराइल के सिलसिले में जो नजरिया इमाम खुमैनी का था, और अमेरिका के सिलसिले में जो नजरिया इमाम खुमैनी का था, वही नजरिया तसलसल के साथ आज भी कायम है। नजरिया उसमें यह है कि इसराइल एक प्लांटेड एंटिटी है इस इलाके में, और जिसे बड़ी ताकतों ने अपने हितों के लिए और अपने मिशंस के लिए, अपने मंसूबों के लिए यहाँ पर प्लांट किया हुआ है। और ये जब तक यहाँ पर है तब तक साजिशों का सिलसिला चलता रहेगा। और ये एक अपार्थाइड सिस्टम है जिसे यहाँ पे ले आके प्लांट किया गया है, और ये शायद कहीं और नहीं हुआ होगा, ये खाली यहाँ पर हुआ है। कि आमतौर पे क्या होता है, कोई बड़ी ताकत आती है, किसी मुल्क पे कब्जा कर लेती है, ऐसा बहुत हुआ। इंपेरियल ताकतें इस तरह का करते ही नहीं है। लेकिन फिलिस्तीन के मामले में
बिल्कुल अलग ये हुआ कि वहां पर उन्होंने कब्जा तो किया ही, लोकल आबादी को उन्होंने वहां से भगा दिया। ये दूसरी जगह जैसे हिंदुस्तान पे ब्रिटेन ने कब्जा किया, लेकिन वहां की आबादी को भगाया नहीं कि ले आके अपनी दूसरी आबादी बसा। इसराइल ने बिल्कुल ये काम किया कि लोकल आबादी को खाली करा दिया, बाकी जो बची उनको भी खाली कराने का उनका पूरी कोशिश है, पूरा मंसूबा है। तो एक तो ये अपार्थाइड शासन है और सिस्टम है, इससे खत्म होना, इस तरह का सिस्टम बाकी रह नहीं सकता। जैसे साउथ अफ्रीका में ये गया है, इस तरह से ये खत्म होगा। खत्म कैसे होगा? खत्म इस तरह के खुद यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोग ये मिलके, और कोई ना, और ये बाहर से सपोर्ट इसका हो रहा है बड़ी ताकतों का, ये जाहिर मंसूबा है, साजिश है। बड़ी ताकतें भी कमजोर जहां पड़ेंगे वैसे ही ये वाइंड अप हो जाएगा, इसको रहना नहीं है। तो ये सूरत, तो नजरिया तो ये अपनी जगह पर कायम है। अब ये कि होगा कैसे, इसे कैसे, प्रोसेस इसका क्या है, वो जो यहाँ का स्टैंड है एलानिया, वो रहबर इनकलाब सुप्रीम लीडर का जो अयतुल्ला खामनेई ने जो कहा है, वो ये कि इजराइल धीरे 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 वजूद में आया है, इसी तरह धीरे 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 इसे खत्म करना है, कि रफ्ता रफ्ता इसे खत्म होके ये जाना है। बाकी उनको इनको जो ऑब्जेक्शन है वो सिस्टम से, इजराइल जो सिस्टम है उस पर ऑब्जेक्शन है। बाकी जो दूसरे मुल्कों से मुहाजरत करके लोग आके वहां बस गए हैं, उसके सिलसिले में यह है कि यहाँ पर ये सिस्टम खत्म हो, एक वो सिस्टम बने कि जिसमें यहूदी, मुसलमान, क्रिश्चियन, जो भी वहां के लोकल है वो सबके सब शामिल हो। फिर वो इनके बारे में फैसला करें कि जो बाहर से आके बस गए उनको क्या करना है, रखना है, वापस भेजना है। ये उसका जो एक मंतकी और लॉजिकल जो नजरिया है वो इस सिलसिले में है। अब रहेगी फौजी कार्रवाई की बात। फौजी कार्रवाई ईरान पर इसराइल ने ये बड़ा हमला किया, बहुत सारे लोगों को शहीद किया है। उस पर जो जज्बात हैं लोगों को, वो यही है कि हमें आसानी से इसको छोड़ना नहीं। इस बार हम ना तो जंग, इम्पोज्ड जंग कबूल कर सकते हैं, रहबर इनकलाब ने कहा, ना इम्पोज्ड शांति हम कबूल करेंगे, यानी कोई थोप दे के नहीं बस अब चलो खत्म, ये भी नहीं। हम शांति प्रिय हैं, लेकिन अगर कोई थोपना चाहे तो नहीं, हम अपने हिसाब से, जो उसने गलती की है उसकी सजा उसे दी जा रही है। जो भी उनका ताजा ट्वीट था अयतुल्ला खामनेई को, ये था कि इसको सजा दी जा रही है और ये सिलसिला जारी रहेगा यहां तक कि वो अपनी हिमाकत पर पछताने पर मजबूर हो जाए। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि कार्रवाई जारी रहेगी। तो यानी इससे बहरहाल जिस तेजी से उनके खुफिया महकमे, उनके फौजी ठिकाने, जिस तेजी से ईरान तबाह कर रहा है, उससे तो ये बहरहाल महसूस हो रहा है कि इजराइल अब वो नॉर्मल जो अपने आप को एक मुल्क के तौर पर दुनिया भर में पब्लिसाइज करता रहा है, उस तरह से नहीं रहेगा। और मुझे याद आ रहा है हसन नसरुल्लाह का वो जुमला, शहीद हसन नसरुल्लाह का, कि ये एक मकड़ी का जाल है, इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। और जिस तरह से अभी एक वीडियो आई है जिसमें नेतन्याहू मीडिया से बात करने के लिए खड़े होते हैं, पीछे से मलबा गिरने की आवाज आती है ईरानी किसी हमले के। तो इस किस्म की फ्रेजाइल किस्म की एक चीज थी जो अब गिरती हुई नजर आ रही है। अच्छा, अब एक चीज समझने की है कि ये जो एक बयान आया है IRGC का, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का, कि अब जो सेटलर्स हैं, जो बाहर से आए हुए सेटलर्स हैं, उनके लिए दो ही ऑप्शन बची हैं। नंबर एक, हम हमले बढ़ाएंगे, खतरा बढ़ेगा। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप शेल्टर्स में घुट घुट करके सड़के मर जाओ, या आप अपने बुजुर्गों के जहां से वो, जिन मुल्कों से वो आए थे, उन मुल्कों में वापस चले जाओ। अब वो वापस कैसे चले जाएं? एयरपोर्ट बंद है, सी पोर्ट बंद है, इजराइल जाने नहीं दे रहा। इसको किस तरह से ईरान ह्यूमैनिटेरियन एंगल से कैसे हैंडल कर पाएगा? देखिए, इन लोगों को अगर निकलने की बात है कि ये लोग वापस निकल जाए, अब एक ह्यूमैनिटेरियन हम बात कर लेते हैं। ईरान ने अब तक जिन टारगेट्स को हिट किया है, इसराइल उस पर बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हॉस्पिटल को मार दिया और इसको मार दिया। अभी कल एक वीडियो उसकी बहुत डिटेल आई कि किस तरह उन्होंने दो उनके बड़े सेंटर्स थे, एक इंटेलिजेंस का और एक C41 HQ करके था, जो वहां का जो उनकी IDF है, IDF को के कम्युनिकेशन का सेंटर था, कम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग सिस्टम था। उसको उन्होंने हिट किया और बड़ी प्रिसाइजली हिट किया। दोनों के बीच में हॉस्पिटल था। तो एक वहां से जो वेव उठी उसका असर जरूर हॉस्पिटल हुआ, लेकिन हॉस्पिटल को हिट नहीं किया।
हाँ, ये भी अलबत्ता खुद इजरायली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हॉस्पिटल तो जरूर है, लेकिन इजरायली फोर्सेस वहां पर, इजरायली फौजियों ने वहां पर पनाह ले रखी। तो ईरान तो हिट कर रहा है उन फौजी ठिकानों को, स्ट्रेटेजिक ठिकानों को, या बदले के तौर पर, चूंकि इसराइल ने शुरू किया यहाँ के साउथ पार्स गैस फील्ड को मारा था, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका ऊर्जा का, उसको हिट कर रहा है। पब्लिक को मारना, यानी लोगों को बड़ी तादाद में मारना, ये काम इसराइल का रहा है, करता रहा है। ईरान का ये काम है। यानी जिस तरह से वो इन प्लेसेस को हिट कर रहे हैं, अगर वो पनाहगाह को कायदे से अगर हिट करना चाहें, तो बेशक मरने वालों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ेगी। ईरान का मकसद ये नहीं है कि मरने वालों की तादाद बहुत बढ़ जाए, कि हजारों में और सैकड़ों में चली जाए। ईरान का ये है कि नहीं, ये जो वजह है, ये जो वजह है जिसकी वजह से ये मुश्किल खड़ी हुई, इसे डिसमेंटल करना चाहिए और फाइनली ये मकसद हासिल करना चाहिए। रह गया वहां से लोग भागें कैसे, भागने के लिए फिर अगर ये शुरू हो जाएगा तो रास्ता तो उनको मिल ही जाएगा। अभी वो साइप्रस जा रहे हैं, वो समंदर के रास्ते से मुझे मुझे साइप्रस जा रहे हैं। मुझे मुझे ये मालूम हुआ है कि 5,000 $5 दे करके साइप्रस एक एक आदमी जा रहा है। वो इतनी कम दूरी है कि अगर फ्लाइट से जाया जाए तो शायद आधा घंटे की फ्लाइट होगी, 25 मिनट की। इतनी दूरी के 5,000 $5 इजरायली दे करके वहां से फरार हो रहे हैं। लेकिन फरार होने के लिए भी, यानी एयरपोर्ट या कभी भी जो ये खुलने वाला है जिसका उन्होंने ऐलान किया है, वहां बाकायदा एक कमेटी है सरकार की, किसको जाने की इजाजत दी जाएगी, किसको जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी तरह से जब हमले होते हैं तो शेल्टरों में अरब नहीं जा सकते, फिलिस्तीनी नहीं जा सकते, और ये जो जो ज़ायोनी है सिर्फ वो ही अंदर जा सकते हैं। यानी जान बचाने के लिए भी वो कोई रास्ता नहीं दे रहे अपने ही शहरियों का। अच्छा, अब एक चीज और जो समझना चाहती है दुनिया के जो जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, चीन और रूस से क्या बात हो रही है ईरान की? क्या चीन और रूस अभी तक किसी लेवल पर साथ में कहीं हैं, हथियारों से या किसी भी तरह से, या किसी किस्म का कोई वादा किया है, या वो डिप्लोमेसी में कहीं मदद कर रहे हैं ईरान की? वो क्या सूरत हाल है? हम डिप्लोमेसी से शुरू करते हैं। डिप्लोमेसी में दोनों मुल्क पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। इजरायली एग्रेशन के खिलाफ दोनों के बयान आए हैं। उसके अलावा आलमी इदारों में इनका जो वो है अंदाज है, वो ईरान के सपोर्ट का है। दूसरी बात ये कि ये डिफेंस की सतह पर देखिए, चाइना के साथ ईरान का एक 25 साला समझौता है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का समझौता है। उसके तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं चाइना जो यहाँ पर कर रहा है ईरान में, बड़े पैमाने पर। उसमें ये कि रेलवे लाइनें और पोर्ट्स और इस तरह के बहुत सारे काम है जो वो अपना वो कर रहा है, और सरमायाकारी उसके लिए जारी है, आगे भी जारी रहेगी। रशिया के साथ ईरान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, और उसमें हथियारों का लेन देन और हथियार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी उसमें शामिल है। ईरान ये ताउन करता आ रहा है रशिया के साथ, रशिया भी कर रहा है। यहाँ पर जो तस्दीक शुदा जो मुसद्दका खबरें हैं उसके मुताबिक ईरान की एयरफोर्स को रशिया की तरफ से, ये सब जो शुरू है इससे पहले ही फाइटर जेट्स मिले थे Su-35। ये कई स्क्वाड्रन, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कम से कम 2 स्क्वाड्रन, और बल्कि हो सकता है उससे ज्यादा फाइटर जेट ईरान की एयरफोर्स को मिले हैं, जिसकी ईरान को बहुत जरूरत थी। ईरान के पास F-14 अमेरिका के बहुत पुराने वही मौजूद, उसके बाद से एयरफोर्स के पास नहीं था कुछ बहुत बड़ा हथियार। तो ईरान ने इसीलिए मिसाइल पे बहुत ज्यादा भरोसा किया कि हमारे पास एयरफोर्स नहीं, तो हमारा मिसाइल के जरिए से उस कमी को हम पूरा करना है, और उसमें वो बहुत कामयाब भी रहे। तो रशिया में एयरफोर्स के बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या ईरान की एयरफोर्स बहुत ही कमजोर हालत में है कि इजरायली जहाज आए और सब कुछ करके चले गए, और ईरानी जहाज कहीं नजर नहीं आ रहे इजराइल के एयर स्पेस में? क्या बहुत ही कमजोर है ईरान की एयरफोर्स? क्या है, थोड़ा सा अगर कुछ बता सकें तो। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ईरान ने एयर डिफेंस पे बहुत मजबूती से काम किया है, और वही उस सिचुएशन को देखते हुए कि इनके पास बहुत अच्छे फाइटर जेट्स नहीं थे अब तक, तो उन्होंने एयर डिफेंस कि हमें अपना कैसे अटैक जब होगा तो उसे कैसे बचना है, अपने इंस्टॉलेशन को कैसे बचाना है, और दुश्मन को कैसे हिट करना है, तो उसके लिए मिसाइल पे काम किया है कि लंबी लंबी दूरी, अलग अलग तरह के उसमें दूरी के मिसाइल रेंज अलग अलग, कि हमें हिट कैसे करना है। उसमें वो बिल्कुल कामयाब रहे।
फाइटर जेट्स बेशक इनके पास नहीं थे, लेकिन वो कमी पूरी हुई है। मैं करीब 3-4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ कि जिसमें SU-35 इनको अच्छी तादाद में मिले हैं, वो अच्छे फाइटर जेट्स हैं। और 57 भी जो रशिया का लेटेस्ट, जिसको कहते हैं कि 4.5 जनरेशन है या 5th जनरेशन कह रहे हैं, वो जेट्स भी इनको कुछ मिले हैं। तो उससे यह है कि इनकी एयरफोर्स उस प्रोसेस में है कि अपने आप को इसी तरह जैसे मिसाइल फोर्स है उसी तरह से अपने आप को हाई लेवल पे ले जाए। लेकिन अभी वो प्रोसेस है, मुझे जहां तक अंदाजा है, एग्जैक्ट नहीं पता चूंकि मेरा वो शोभा नहीं है, बहुत मैंने उस पर काम नहीं किया, लेकिन ये प्रोसेस पूरा हो रहा है। और किसी मौके पर अचानक लोग चौंक जाएंगे, जैसे ईरान के मिसाइलों ने लोग चौंकाया है, वैसे एयरफोर्स भी हो सकता है किसी पॉइंट पे आके चौंका दे। अच्छा, मिसाइल जो ये सिजील आई है, सिजील के बारे में अब से पहले तो कोई पब्लिसिटी शायद नहीं थी, मुझे थोड़ा सा आप अपडेट कर दें कि क्या सूरत हाल थी और कौन कौन से मिसाइल आ सकते हैं। कहते हैं कि मिसाइलों ने ही कमाल किया हुआ है और पूरी दुनिया जो है वो बहुत ही भौचक्की है, सरप्राइज है। क्या क्या और सरप्राइज आ सकते हैं ईरान के डिफेंस की तरफ से? देखिए, एक फताह मिसाइल इनका बहुत अहम काम कर रहा है, और इसको बहुत गिन चुन के मारते हैं, यानी बहुत सारे मिसाइल एक साथ नहीं मारते। बड़ा मिसाइल है, हैवी मिसाइल है। सिजील भी बड़ा अहम मिसाइल है, इसका वॉरहेड काफी बड़ा है। और वॉरहेड बड़ा होने का मतलब है कि पूरी इसकी टेक्नोलॉजी अलग है। उतना बड़ा वॉरहेड इतना दूरी तक कैसे जाए, उसके लिए फिर बड़ी डिटेल और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए होती है कि फ्यूल कैसा हो, बाकी बूस्टर कैसा लगे, ये सारी चीजें बड़ी पेचीदा हैं। तो ये इन्होंने तैयार किए हुए हैं मिसाइल, फत्ताह मिसाइल। इसके अलावा खैबर खैबर शिकन और शहीद सुलेमानी के नाम पे जो है वो कासिम मिसाइल है, बसीर, ये सारे मिसाइल इनके जो बहुत अहम है, इस वक्त बड़ा काम कर रहे हैं, बड़े मिसाइल हैं, जिनमें 1 टन, 1.5 टन और 2 टन के वॉरहेड फिट हो जाते हैं। तो उनकी फिर वो मारक जो क्षमता है और उनका जो डिस्ट्रक्शन पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा ये मिसाइल ऐसे इन्होंने डिजाइन किए हैं कि एक तो इसे इंटरसेप्ट करना करीब करीब नामुमकिन है, हो नहीं पाते। आपने देख लिया कि किस तरह से ये अपने टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, जबकि वहां 5-6 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं उसके बावजूद। दूसरी ये कि मैंने कल भी एक प्रोग्राम में ये कहा कि कुछ मिसाइल ऐसे हैं कि जिनमें वॉरहेड शुरू में तो एक लगता है, लेकिन जब टारगेट के पास पहुंचता है वो बूस्टर से अलग होता है, तो वॉरहेड एक के बजाय 3, 4, 5, यहाँ तक के 26 वॉरहेड में बदल जाता है वो। यानी एक मिसाइल एक्चुअली 26 मिसाइल तक में बदल जाता है और जाके टारगेट्स को हिट करता है। तो इस तरह के वो उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है, जो एयर डिफेंस सिस्टम वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि इसको कैसे किस तरह से इंटरसेप्ट किया जाए। ये सारी चीजें इस तैयारी को जहन में रख के तैयार की गई हैं कि इजराइल के पास मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको भेजना है। तो इस तरह की चीजें हैं। अभी इनका ये होगा कि डिस्ट्रक्शन पावर बढ़ाया जाएगा, वॉरहेड ज्यादा बड़े लगाए जाएंगे जैसे जैसे टारगेट हिट कर रहे हैं, ये चीजें देखने में। अच्छा, अभी अमेरिका के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने पिछले 2-3 दिनों में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा कि इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम यानी मिसाइल की जो जो स्टॉक है वो बहुत कम होता जा रहा है और अब उसे ये फैसला करना होगा कि किस हमले को रोके और किसको ना रोके। ये एक बिल्कुल रैशनिंग जिसे कहा जाता है, अगर 4 लोग हों, खाना कम हो तो थोड़ा थोड़ा सबको खाना दिया जाता है, तकरीबन ऐसी हालत है। दूसरे दिन रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल की आई, उसने भी तकरीबन इस किस्म की बात कही और साथ साथ ये कहा कि अमेरिका के पास भी इतना स्टॉक नहीं है जो ईरान के इतने ज्यादा हमलों को रोकने में कामयाब हो सके। ईरान कितने दिन तक जंग लड़ सकता है? कासिम साहब, ईरान ने यहाँ पर जो मैं तैयारी देख रहा हूँ और जो बातें यहाँ पर हो रही हैं, वो ईरान इस तैयारी के साथ ये जंग कर रहा है कि अगर अमेरिका भी इस जंग में आ जाता है तो उस वक्त कैसे हमें निपटना है और लंबा लंबा अरसा हमें कैसे निपटना है। एक्चुअली क्या है, ईरान के जो अपोनेंट्स हैं, अमेरिका है या इसराइल है, उनके साथ यहाँ यही पर वीक पॉइंट यही है कि वो लंबे अरसे तक झेल नहीं पाएंगे इस जंग को। ईरान ने यही तैयारी की हुई है कि ठीक है, पहले हमले दूसरे हमले में एक ने दूसरे को नुकसान पहुंचाया,
एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जो भी। लेकिन हमें लंबे अरसे तक, यानी इस पे इन्होंने बाकायदा स्ट्रेटेजी बनाई कि हमें लंबे अरसे तक कैसे जंग जारी रखनी है। तो ईरान में तो तैयारी ये है कि जारी रखनी है और लंबे अरसे तक, और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है, मेन बेसिस को निशाना बनाना है। अमेरिका अगर बीच में कूदता है तो उसकी बेसिस को कैसे कैसे निशाना बनाया जाएगा। आप ये देख लीजिए कि इस पॉइंट तक ईरान ने अपने जो हलीफ है, ये इस इलाके में जो इत्तेहादी हैं, जो करीबी फोर्सेस हैं ईरान की, उनमें किसी को शामिल नहीं किया है। वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। लोग कहते हैं कि कमजोर हो गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। किसी पॉइंट्स, किसी जगह पर नजर आएगा कि अभी भी हिजबुल्लाह में खास तौर पर भरपूर की ताकत है। आज भी उन्होंने एक्चुअली पूरी ताकत अपनी इस्तेमाल नहीं की थी जिस पॉइंट पर उन्होंने सीज फायर किया। उसके अलावा यमनी फोर्सेस हैं, उनका तो बिल्कुल दुनिया जानती है, उनको तो पूरी ताकत मौजूद है। पूरी तरह से उन्होंने जहां चाहा अटैक किया, इसराइल के अंदर अटैक किया, रेड सी को उन्होंने अमेरिका के लिए बंद कर दिया था, बाद में अमेरिका को सीज फायर करना पड़ा। तो ईरान की तैयारी लंबी लड़ाई की है और ये है कि इसको आगे तक ले जाना है, यहाँ पर रिजल्ट मिले। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अब्बास साहब, आपने हमें वक्त दिया। बातें बहुत करने को थी लेकिन हमारे पास वक्त कम है। आखिर में बस थोड़ा सा मुख्तसर बता दीजिए कि लोगों का मोरल कैसा है। ये हालांकि प्रोटेस्ट वगैरह की वीडियोस आ रही हैं, हमने वो भी दिखाया। खाने पीने का सामान, हालांकि अभी 8 दिन 9 दिन हुए तो जाहिर है इतना बड़ा मुल्क है, वो भी कमी अभी नहीं हुई होगी, लेकिन किसी किस्म की समाज में कोई बेचैनी, कोई परेशानी कहीं कोई ऐसी नजर आती हो, क्या कुछ है? देखिए, अभी तो किसी तरह की हमें ये परेशानी नजर नहीं आ रही है। हमें चूंकि इस बीच में सफर ज्यादा शुरू हो गया, लोग ज्यादा आए गए, तो हमें पेट्रोल पंप्स पे लाइन लंबी नजर आई। लेकिन किसी पेट्रोल पंप में पेट्रोल खत्म हो गया हो ऐसा नहीं था, यानी ईंधन था। अचानक सारे लोग पेट्रोल भराने पहुंच गए, सफर के लिए निकलने लगे, तो वो लाइन हमें नजर आई। हमारे घर के पास भी एक्चुअली करीब 300-400 मीटर की लाइन हमें नजर आई। लेकिन ये कि वो पेट्रोल 2-3 दिन रही, उसके बाद खत्म हो गई नॉर्मल। अब कहीं कोई लाइन नजर नहीं आती, लोग सफर पे गए। खाने पीने की चीजों का जहां तक सवाल है, कोई हमें किसी भी शॉपिंग सेंटर में ऐसा मजमा नजर आ गया हो कि लोग जाके टूट पड़े हों, लेके भाग रहे हो, जैसा पहले हमने देखा था। इस तरह के हालात में हमने यूरोप में, जो कोरोना वाला पीरियड था, उसमें लोग जमा कर रहे थे, तो उस तरह की कोई सूरत हाल हमें देखने को नजर नहीं आई। जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो चीजें भरी हुई। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। एक जमाने में, यानी इसकी तैयारी कैसे ईरान रखता है उसको बताना चाहूंगा। ये 90s की बात है। गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज ये प्लान आया कि ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ जाफरान पैदा होता है, जाफरान हम और बहुत महंगा बिकता है, तो हम ऐसा करते हैं जो गेहूं और इस तरह की चीजें हैं इनको कम पैदा करते हैं और जाफरान को ज्यादा पैदा करते हैं कि वो हमें उससे इनकम ज्यादा हो। उस वक्त सुप्रीम लीडर ने जो राय दी थी, उन्होंने कहा था देखिए, जो हमारी स्ट्रेटेजिक जरूरत की चीजें हैं और जो बुनियादी जरूरत है, जैसे खाना, जैसे रोटी, हमें इन चीजों को कोशिश ये करनी है कि हम डिपेंडेंट ना रहें किसी भी तरह की हालत में। ये चीजें हमारे अंदर मौजूद रहनी चाहिए। ईरान ने इस पे काम किया है, अपनी जो जरूरत है उससे ज्यादा पैदावार इन्होंने की है। तो ये सोच बहुत पहले से थी, क्योंकि अमेरिका का मुकाबला था। अमेरिका हमेशा से दुश्मन है जब से इस्लामिक रिपब्लिक है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बुनियादी चीजों की कमी पड़ने वाली है। तो ये सूरत हाल है ईरान की। इतनी लंबी जंग की तैयारी है और तैयारी अमेरिका से लड़ने की तैयारी है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि साहब अभी हमें 2 हफ्ते लगेंगे। हालांकि उनकी किसी भी बात पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कोई एक जुमला भी एक मानी का नहीं बोलते, या बिल्कुल गैर मामूली किस्म का एक शख्स है जो कोई कोई तो ये भी कहता है मदारी है, मैवरिक है, क्या कुछ है, लेकिन बहरहाल एक बड़े मुल्क के प्रेसिडेंट हैं। उनकी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसी हालत में जाहिर है ईरान को पूरी तरह से तैयारी भी रखनी है, एहतियात भी रखनी है, और डिप्लोमेसी के लिए फॉरेन मिनिस्टर जेनेवा भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अपनी बात वो मजबूती से कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अब्बास साहब, अपना ख्याल रखें और हम फिर कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। और हम अपने दर्शकों को चाहते हैं कि खबर नजदीक तरीन सोर्स से उन तक पहुंचे। आज हमने बहरहाल अपने नाजरीन से मैं कह रहा हूं कि आज हमने कोशिश की और ये कामयाब हुई कि हम तेहरान से बात कर सके और आप तक हम पहुंचा सके। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि हकीकतें, सच्चाइयां ज्यादा दूर तक पहुंचे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।